ठीक है। तो रिक्रूटमेंट का मतलब होता है, इसका तात्पर्य यह कि भावी कर्मचारियों के बारे में सूचनाएं प्राप्त करना तथा उन्हें औद्योगिक प्रतिष्ठान में सूचनाएं प्राप्त करना तथा उन्हें औद्योगिक संस्थान में रिक्त पदों पर या रिक्त पदों पर आसीन करना। ठीक है। या पर रिक्त पदों रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन। हाँ, को रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन हेतु आवेदन के लिए प्रेरित करना। ठीक है। यानी कि जब भी सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम आप खोलते हैं तो उस पर क्या होता है कि रिक्रूटमेंट नाम का एक कॉलम होता है। ठीक है। तो उसमें वैकेंसियां निकाली जाती हैं कि मुझे इस फील्ड में इतने कर्मचारियों की आवश्यकता है, ये क्वालिफिकेशन और एज लिमिट दुनिया भर की सारी चीजें जो उनके हिसाब से चाहिए वो इंस्ट्रक्शन में दे रखे होते हैं। और हम कर्मचारी उन चीजों को देखते हैं, सैलरी इतनी है, इतनी पोस्ट है और ये सुविधाएं हैं, और हम उत्सुक हो जाते हैं कि नहीं इस भर्ती में हमें जाना चाहिए। तो आप उनके लिए क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं उन सारे इंस्ट्रक्शंस को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, और आप उसका फॉर्म अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? आवेदन करते हैं। तो ये हो गया हमारा रिक्रूटमेंट। ठीक है। रिक्रूटमेंट की प्रक्रियाएं जो होती हैं 4 चरणों में पूर्ण की जाती है। ठीक है। रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट 4 स्टेप्स में पूर्ण की जाती हैं। ठीक है। तो वो 4 स्टेप कौन कौन से हैं? तो पहला पॉइंट है, नोट करिएगा, श्रम सप्लाई के डिफरेंट सोर्सेस को श्रम आपूर्ति श्रम आपूर्ति श्रम आपूर्ति के विभिन्न डिफरेंट सोर्सेस डिफरेंट सोर्सेस को मार्क्ड करना, को चिन्हित करना या मार्क्ड करना। मतलब हमें किन किन क्षेत्रों में कितने कितने और किस किस टाइप के व्यक्ति चाहिए, किस किस टाइप की भर्तियां निकालनी है, तो उनके लिए मार्क्ड करना कि हमारे पास भर्ती है। तो उसमें एक लेबोरेटरी एक टेक्नीशियन के लिए है, एक इंजीनियर के लिए है, ठीक है, एक असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। तो सारे डिफरेंट डिफरेंट सेवाओं के लिए, है ना, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस के लिए चिन्हित करना। ठीक है, कि हम किस किस टाइप की भर्ती निकाल रहे हैं। उपलब्ध श्रम सोर्स की जांच करना, और जो व्यक्ति इस फॉर्म को अप्लाई करेगा, है ना, उपलब्ध श्रम सोर्स की जांच करना। तो जब व्यक्ति फॉर्म को अप्लाई करता है तो उसके अप्लाई किए फॉर्म और फोटो, सिग्नेचर इत्यादि चीज की जांच की जाती है, डाटा का या तो डॉक्यूमेंटिफिकेशन सब जांच परख की जाती है। ठीक है। और उसके बाद अगला पॉइंट है, अच्छे से अच्छा गुण रखने वाले व्यक्ति की पहचान करना। अच्छे से अच्छा, है ना, जिसमें सबसे बेस्ट क्वालिटी हो। अच्छे से अच्छा यानी कि बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट QUALITY क्वालिटी रखने वाले व्यक्ति की पहचान करना।
ठीक है। तो अच्छे से अच्छे व्यक्ति की पहचान करना। फिर अगला है पॉइंट इसमें, सभी पदों पर प्रत्याशियों से, सभी पदों पर, सभी पदों पर प्रत्याशियों से खाली पदों पर, सभी पदों पर प्रत्याशियों से, सभी पदों पर खाली पदों पर नियुक्ति पत्र प्राप्त करना। ठीक है, इत्यादि चीजें नोट कीजिएगा। ठीक है, तो आपने ये जाना कि रिक्रूटमेंट क्या है। रिक्रूटमेंट का तात्पर्य है कि किसी भी इंडस्ट्री में या औद्योगिक प्रतिष्ठान में एक भावी कर्मचारी, एक कुशल कारीगर के बारे में, कि अच्छे व्यक्ति का हम चयन करें। तो उसके लिए आवेदन किया, निकाला जाता है, रिक्रूटमेंट निकाला जाता है, नोटिस निकाला जाता है। और नोटिस को पढ़ने के बाद जो भावी और कुशल व्यक्ति होते हैं, एम्प्लॉय बनने के काबिल होते हैं, वो उस फॉर्म को पढ़ने के बाद अप्लाई करने के लिए एक्साइट होते हैं, है ना, प्रेरित किया जाता है। और किसी भी एम्प्लॉय को जॉब पे रखने के लिए चार तरीके या चार विधियों का, चाहे चार कदम का, स्टेप्स का पालन किया जाता है। वो है श्रम आपूर्ति के लिए डिफरेंट सोर्स को चिन्हित करना, उपलब्ध श्रम सोर्स की जांच करना कि किस किस फील्ड में हमें कितने व्यक्तियों के, कितने व्यक्तियों की रिक्रूटमेंट है, और अच्छे से अच्छा यानी बेस्ट क्वालिटी रखने वाले व्यक्ति की पहचान करना। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, बेस्ट क्वालिटी की पहचान के लिए तो उस फील्ड से संबंधित और थोड़ा सा डिफरेंट फील्ड से संबंधित दाएं बाएं हटके, तो क्या कहते हैं कि एग्जाम लिया जाता है ना, एग्जाम लिया जाता है, और उस एग्जाम को जो क्वालिफाई करता है वही अच्छा व्यक्ति उसको माना जाता है। और उसके बाद सभी पदों पर प्रत्याशियों से खाली पदों पर नियुक्ति होती प्राप्त करना। अब अगला पॉइंट है, भर्ती प्रक्रिया के दो मुख्य तरीके क्या है। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं। तो भर्ती प्रक्रिया में भाई दो तरीके होते हैं। ठीक है, कि भर्ती कैसे किया जाता है, एक आंतरिक तरीका होता है, एक बाहरी तरीका होता है। ठीक है, तो इसको दो नामों से जानते हैं। भर्ती प्रक्रिया के दो मुख्य माध्यम हैं। भर्ती प्रक्रिया यानी कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, प्रोसेस के दो मुख्य माध्यम हैं। दो मुख्य माध्यम है, क्या क्या है भाई। पहला है आंतरिक और दूसरा है बाह्य। प्रोसेस क्या है, रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस पहला होता है इंटरनल। ठीक है, इंटरनल प्रोसेस या इंटरनल सोर्सेस, है ना, इंटरनल सोर्सेस। ठीक है, और दूसरा होता है एक्सटर्नल सोर्सेस। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्सेस। ठीक है,
यानी कि बाहरी, एक होता है आंतरिक प्रोसेस प्रक्रिया या स्रोत, ठीक है, और दूसरा होता है बाहरी स्रोत। अब आंतरिक स्रोत और बाहरी स्रोत का मतलब क्या होता है? आंतरिक स्रोत का मतलब ये होता है कि जो उसके डिपार्टमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉय हैं, इनके क्या कर सकते हैं हम, ट्रांसफर कर सकते हैं, एक विभाग से दूसरे विभाग में ट्रांसफर कर सकते हैं, या इनकी जो कोई अदर यूनिट है वहां पे इन व्यक्तियों को ट्रांसफर कर सकते हैं। और दूसरा तरीका जो होता है हमारे पास, वो डायरेक्ट माध्यम से भर्ती कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? डायरेक्ट उनका मन में आया, किसी को रिक्रूटमेंट कर लिए, उसको पोस्ट दे दिए, या फिर उसको मीडिया एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, मीडिया एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, तो मीडिया के द्वारा अखबारों में विज्ञापन दे करके, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन देना। और दूसरा है एम्प्लॉयमेंट नोटिस, एम्प्लॉयमेंट नोटिस, ठीक है, तो सूचना जारी करते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट नोटिस या एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज के द्वारा, एजेंसी, एजेंसीज, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज जो होती हैं, वहां से हायर किया जाता है, ठीक है। अब वो किन तरीकों से आपको ढूंढते हैं, ये उनकी अपनी अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। जैसे आपके कॉलेज के पास जैसे एग्जाम देके बाहर निकलते हैं, तो कुछ लोग आपसे ये फॉर्म भरा लेते हैं, वो फॉर्म भरा लेते हैं, कैलेंडर देते हैं, तो वो देते हैं और आपका नंबर ले लेते हैं। कुछ अलग अलग विभागों से, कॉलेज से डाटा ले लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, उनको मैसेज करते हैं, ठीक है, ठीक है। कंसल्टेंसीज लिखिएगा, कंसल्टेंसी भी होती है ना, कंसल्टेंट, कंसल्टेंट, है ना। ठेकेदारी प्रथा जो होती है, एक वो होता है टेलीकास्टिंग, एक होता है टेलीकास्टिंग, है ना। टीवी वीवी पे, न्यूज पे भी आता है ना, कि कौशल और परक व्यक्तियों की जांच के लिए आप इस नंबर पर डायल करें, ठीक है। वेंडर्स, वेंडर्स का मतलब होता है ठेकेदार, है ना, ठेकेदारों द्वारा, ठीक है। और एक पॉइंट है कैंपस, है ना, कैंपस, कैंपस के द्वारा भी आप लोगों का सिलेक्शन होता है, कॉलेज में कंपनीज आती हैं और आप लोगों का टेस्ट लेती हैं, उसके बाद ले जाती हैं। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। इसको जल्दी जल्दी नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ करता हूँ। तो देखिए, रिक्रूटमेंट की कितने प्रक्रियाएं हैं, दो प्रोसेस हैं। एक होता है इंटरनल प्रोसेस होता होता है, और दूसरा एक्सटर्नल प्रोसेस होता है। इंटरनल में क्या होता है कि एक विभाग से दूसरे विभाग में, दूसरे सेक्शन में ट्रांसफर कर देना। बाकी जो रिक्त पद हैं उन पे वैकेंसी निकालते हैं, ठीक है। तो उन रिक्त पदों को भरने के दो तरीके हैं। दूसरा आता है एक्सटर्नल सोर्सेस। एक्सटर्नल सोर्सेस में होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट विधि द्वारा वो रिक्रूटमेंट कर लेते हैं, या फिर मीडिया में एडवर्टाइजमेंट कर कर आपसे आवेदन प्राप्त करते हैं और आपको अपने संस्था पे बुलाते हैं, वहां आपको रिक्रूटमेंट करते हैं, स्किल टेस्ट करते हैं। और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज, जो रोजगार एजेंसियां हैं, वहां से भी आपको सूचनाएं प्राप्त होती हैं। और कंसल्टेंट्स होते हैं, आप जाते हैं, बात करते हैं कि सर आप हमें कोई नौकरी दिला दीजिए, जॉब दिला दीजिए, तो वो आपसे कुछ पेमेंट अदा कराते हैं, है ना, और आपको एक स्लिप देते हैं। बाकी जहाँ जहाँ इंटरव्यू होंगे कंपनियों में, डायरेक्ट वो बात करते हैं और आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं उनसे, ठीक है। तो आपसे कुछ स्किल टेस्ट लेंगे, उसके बाद आप वहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है टेलीकास्ट के द्वारा, और उसके बाद है वेंडर्स, ठेकेदार के द्वारा, और नेक्स्ट पॉइंट है कैंपस, ठीक है। तो कॉलेज में कंपनी जाती हैं और आपका थोड़ा बहुत टेस्ट वगैरह लेती हैं, और उसके बाद आपको सेलेक्ट करके ले जाती हैं। अगला बात आता है, तो ये हमारे रिक्रूटमेंट के प्रोसेस हो गए। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि कौशल कुशल व्यक्ति को
प्रेरित करना, ताकि वो इस आवेदन के लिए, इस पोस्ट के लिए आवेदन करे, और जिससे वो कंपनी उसका चयन कर सके उसके स्किल के अनुसार। ठीक है, तो इसमें दो बातें आती हैं, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल। दो ये बातें खत्म हो गई। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सिलेक्शन कैसे होता है? सिलेक्शन का मतलब चयन करना। तो चयन कैसे होता है भाई? चयन करने के लिए कौन कौन से दृष्टिकोण ध्यान में रखने चाहिए, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। लिखिएगा अगला पॉइंट, सिलेक्शन। सिलेक्शन, सिलेक्शन का मतलब होता है चयन करना। ठीक है, कि नहीं हमें इस व्यक्ति को रखना चाहिए, निर्णय लेना एक प्रकार से। ठीक है, तो सिलेक्शन में नोट करिएगा, चयन का अर्थ है कार्य के अनुरूप, कार्य के अनुरूप कुशल व्यक्ति का, कार्यों के अनुरूप का मतलब होता है कार्य के अनुसार, या कार्य की जैसे प्रकृति हो, कार्यों के अनुरूप एक कुशल व्यक्ति का, कुशल व्यक्ति का चयन करना। ठीक है, कुशल व्यक्ति का चयन करना। ठीक है, अब अगला पॉइंट है, बस इतनी सी बात लिखना, बाकी आप इसको जितना चाहे एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी शब्दावली में। तो फिलहाल मैं आप लोगों को ज्यादा डीपली लंबा चौड़ा नहीं दे रहा हूँ, कि जिससे आप नोट करने में और पढ़ने में घबराएं। ठीक है, मेरा मतलब ये है कि जो आप लोगों को चीजें बताई जा रही हैं, नोट कराई जा रही हैं, इसका मतलब आपको समझ में आएगा, तो बाकी आप इसको अपने शब्दों में डीप करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट इसमें आता है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। हेडिंग डालिएगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या क्या होते हैं। भाई सिलेक्शन करेंगे तो उसके भी तो कुछ नियम कायदे होंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर, उसके भी कुछ दृष्टिकोण होंगे कि आप किस नजरिए से सिलेक्शन करना चाहते हैं और क्या क्या आप देखते हैं उनमें। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आप यहाँ डिस्कस करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में लिखिएगा कि चयन का कार्य एक कुशल एवं महत्वपूर्ण मंडल को सौंपा जाना चाहिए। चयन का कार्य, चयन का कार्य एक महत्वपूर्ण, यानी इम्पोर्टेंट, चयन का कार्य एक कुशल, चयन का कार्य एक कुशल, है ना, कुशल यानी स्किल्ड एवं महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट मंडल को, या विभाग कह लीजिए, है ना, डिपार्टमेंट को सौंपा जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है, आप अपने कंपनी के लिए जो चीजें हैं आपने तो दे दिया लिख करके कि मुझे इन इन पदों पे इस टाइप के व्यक्तियों की मुझे आवश्यकता है, आपकी जैसी आवश्यकता है आपने दे दिया उनको नोट के। तो वो क्या काम करेंगे? अब आपके पास इतना फुर्सत थोड़ा है कि आप इंटरव्यू कराएंगे, ये कराएंगे, एग्जाम कराएंगे, टेस्ट कराएंगे। ठीक है, आपके पास कर्मचारी भी तो होने चाहिए, तो आपके कर्मचारी उतने हैं जितने आपकी इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। तो काम छोड़ करके तो वो जा नहीं सकते। ठीक है, वरना प्लांट का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। तो इसलिए आपने एक एजेंसी को, या एक बढ़िया सा मंडल है, विभाग है, डिपार्टमेंट है, आपने उसको अपने रिक्रूटमेंट का सारा खांचा वो दिशा निर्देश आपने जारी कर दिया है। और बाकी का प्रोसीजर उनका होता है कि वो कैसे एग्जाम कराएंगे, वो कैसे आपके अंदर की स्किल को ढूंढते हैं, है ना। तो उसके लिए बहुत तरीके हैं, फॉर्म निकालना और एग्जाम लेना, फिर उसके बाद इंटरव्यू लेना, और तरह तरह की चीजें हैं। फिर उसके बाद तो बाकी ट्रेनिंग व्रेनिंग वो दिलाते हैं, बाद में आपको वहां पे पोस्टिंग दिलाएंगे। तो चयन का कार्य है कि एक कुशल एवं महत्वपूर्ण मंडल को यह कार्य सौंप देना चाहिए। जैसे एसएससी है,
स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वो भर्तियां निकालती हैं। तो स्टेनोग्राफर के लिए फलाना विभाग में इतने पोस्ट खाली हैं, ठीक है, जल विभाग में इतने खाली हैं, पीडब्ल्यूडी में इतने खाली हैं, है ना, मल्टीटास्किंग पोस्ट के लिए इतने खाली हैं। तो वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस के लिए निकालता है अपना पोस्ट के अनुरूप जैसी भर्तियां उनके पास आई होती हैं, और एक ही बार वो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। उसके बाद आपकी पोस्टिंग आपके इच्छा अनुसार जो आपने चयन किया है वहां पे आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर उसके बाद आते हैं, पहला पॉइंट इसमें हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा, सिलेक्शन प्रोसीजर में कर्मचारियों का चयन का कार्य, कर्मचारियों के आगे लिखिएगा, कर्मचारियों के चयन का कार्य, कर्मचारियों के चयन का कार्य, कर्मचारियों के चयन का कार्य, चयन, कर्मचारियों का चयन उनके, ऐसे लिख लीजिएगा, थोड़ा सा शब्द में बदलाव कर लीजिएगा, उनके कार्य के अनुरूप किया जाना चाहिए, कार्य के अनुरूप किया जाना चाहिए। ठीक है, उनका जो अपना बायोडाटा में दिया होगा कि मुझे ये काम करना आता है या मैं इसको पसंद करता हूँ, तो उसके अनुसार उनका चयन करना चाहिए। ऐसा नहीं किया कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एम्प्लॉय बनने के लिए आवेदन करता है और आप उसको कंप्यूटर पर बैठा करके डाटा एंट्री करा रहे हैं, ठीक है, तो वो छोड़ के भाग जाएगा पहले ही। अगला पॉइंट है कुशल एवं अनुभवी व्यक्तियों की, कुशल एवं अनुभवी व्यक्तियों की, कुशल एवं अनुभवी व्यक्तियों की, स्किल्ड, है ना, एंड अच्छी नॉलेज रखने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति, व्यक्तियों की नियुक्ति हेतु चयन कार्य केवल एक स्रोत से न करके, केवल एक स्रोत से न करके, एक सोर्स से न करके अन्य सभी स्रोतों से पूर्ण किया जाना चाहिए, अन्य सभी सोर्सेस से पूर्ण किया जाना चाहिए। पूर्ण किया जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा नहीं कि केवल एक ही विभाग से या एक ही माध्यम से आप चयन कीजिए, ठीक है, उसको चयन करने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं, है ना, भिन्न भिन्न विभागों को भी, अन्य भी ठेकेदारों को भी दे करके कराना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल एसएससी को ही दे दीजिए, एसएससी भी है, यूपीएससी भी है ना, तो यूपी ट्रिपल एससी है, तो ये इन सारे विभागों को अपनी अपनी सूचनाएं देते रहते हैं, एम्प्लॉयमेंट न्यूज में देते हैं, ठीक है, या वेंडर्स को भी देते रहते हैं। तो ये सारी तरीके प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही विधि से करने के बाद उसमें बहुत सारी दिक्कतें भी आ जाती हैं, है ना, एक जोर जबरदस्ती वाली बात हो जाती है। आगे चलते हैं, इसको रफ करना पड़ेगा तब आगे मैं लिख पाऊंगा। लिखिएगा, चयन प्रोसीजर, चयन प्रोसीजर दृढ़ न होकर के फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। चयन क्रिया रिजिट यानी कि दृढ़ नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह, बल्कि यह फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, लोचपूर्ण, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल होनी चाहिए का मतलब ज्यादा दबाव और प्रेशराइज करके नहीं किसी को करना चाहिए, आदमी को अपने हिसाब से
चयन चयनित होना चाहिए, ठीक है, चयन करना चाहिए कि उसकी जो ज़रूरतें हैं, जिस तरीके से वो चाहता है, जिस चीज़ के लिए वो आवेदन किया है, उसी तरीके से आप उसको रखिए। ऐसा नहीं कि आप उसको डिपार्टमेंट में लाने के बाद अपने हिसाब से कहिए कि नहीं आप इसमें रहेंगे उसमें रहेंगे, मतलब उसके ऊपर प्रेशर दबाव न बनाया जाए, ठीक है। नहीं तो फिर उसका मन ही नहीं लगेगा, उसको अच्छा ही नहीं लगेगा, तो फिर इरिटेट होगा, तो फिर आपका काम छोड़ के खुद ही भाग जाएगा। तो आपके चयन करने के लिए फिर से वो पूरी प्रक्रियाएं करनी पड़ेंगी, एक पोस्ट के लिए फिर से आपको भर्तियां निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। लोचपूर्ण होने की बजाय फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, जिससे आवश्यकता अनुसार, जिससे आवश्यकता अनुसार दिख रहा होगा सब लोगों को, एक बार कमेंट चेक कर लो। दोनों लेक्चर सब साथ में चल रहा है। कोई एक बात बताओ यार, एक लोग रवि मौर्य जी ने कहा कि सर वीडियो नहीं चल रहा है, क्या आप लोगों में से और सबके साथ यही दिक्कत है? एक बार जरा कमेंट करके बताइएगा। सौम्या जी, क्या आपका वीडियो नहीं चल रहा? आपने नो सर लिखा है। संगमित्रा नो सर, सही है सर। प्रियांशी सिंह क्लियर तो है सर, ओके। चलिए ठीक है शशांक, ओके 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 ओके, मैंने पढ़ लिया, ठीक है। देखिए भाई इसको क्या समस्या है, इसको एक बार, ठीक है चलिए आगे चलते हैं। सही है, नेट कनेक्टिविटी नहीं आ रही होगी जिसके यहाँ, तो फिर दिक्कत होगा। इसी में अगला पॉइंट है, चौथा लिखवा रहा हूँ, उसको रफ करता हूँ। प्रोसीजर में ही है कि प्रोसीजर में अगला क्या है, थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूँ वरना आज का भी लेक्चर में थोड़ा थोड़ा। वाह भाई डस्टर हमारा। तो चलिए अगला पॉइंट नोट करिएगा। संस्था में विभिन्न स्तरों पर, प्रोसीजर में ही है, संस्था में विभिन्न स्तरों पर यानी लेवल पर, लेवल पर नियुक्त या कार्यरत व्यक्तियों के लिए, पर कार्यरत व्यक्तियों के लिए संस्था में विभिन्न पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के लिए अलग अलग नीतियों का पालन किया जाना चाहिए। अलग अलग नीतियों का, नीतियों का, नीतियों में मात्रा गड़बड़ हो गई, नीतियों का पालन किया जाना चाहिए। ठीक है। अब अगला पॉइंट है, चयन नीति सरकारी नीति और संगठन सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए। चयन, नेक्स्ट पॉइंट है, जो चयन करने का तरीका है ना, चयन का जो नियम कायदा है वो क्या होता है? नीति सरकारी नीति एवं संगठन सिद्धांत के अनुसार, संगठन सिद्धांतों के अनुसार की जानी चाहिए या अनुरूप की जानी चाहिए। ठीक है, यानी कि सरकारी जो नियम कायदे हैं, जो गाइडलाइंस है उनके अनुसार, तथा कुछ संगठन के अपने भी नियम कायदे और तौर तरीके होते हैं, इन दोनों माध्यम से उनका चयन किया जाना चाहिए। ठीक है, सरकारी गाइडलाइंस में जैसे आ जाता है कि वेतन भत्ता कितना क्या रखना चाहिए, इससे ज्यादा या इससे कम नहीं होना चाहिए, तो वो सारी चीजों का किया जाता है। ठीक है,
और सिलेक्शन प्रोसीजर में मैं एक फ्लो चार्ट बनाता हूँ, उसको नोट करिएगा। देखिए रफ करने जा रहा हूँ, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी लिखने का प्रयास कीजिए। चलता हूँ। सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए एक ग्राफ तैयार करता हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। वो हमारा प्रोसीजर के लिए संरचनात्मक डायग्राम है। सिक्योरिटी ऑफ सॉरी सिलेक्शन प्रोसीजर लिखिएगा। सिलेक्शन बीच में लिखता हूँ थोड़ा, चलो सिलेक्शन प्रोसीजर। प्रोसीजर सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या होता है? पहला काम होता है रिसीविंग एप्लीकेशन। रिसीविंग एप्लीकेशन रिसीविंग एप्लीकेशन दिख रहा होगा। रिसीविंग एप्लीकेशन मतलब आवेदन प्राप्त करना, ठीक है। एंड एंड देयर मतलब उन क्या क्या करना है, स्क्रूटनी करना है, ठीक है। ठीक है। RECEIVING रिसीविंग एप्लीकेशन एंड देयर स्क्रूटनी, SCRUTINY स्क्रूटनी करना, ठीक है। अब अगला पॉइंट चलते हैं, इसमें क्या होता है। दूसरा है प्रीलिमरी प्रीलिमरी इंटरव्यू। प्रीलिमरी प्रीलिमिनरी, ठीक है। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। इंटरव्यू का मतलब क्या होता है? साक्षात्कार, ठीक है। PRELIMINARY। फिर दूसरा होता है प्रोसेस ऑफ ब्लैंक एप्लीकेशन। प्रोसेस ऑफ ब्लैंक एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ ब्लैंक एप्लीकेशन, ठीक है। यानी कि ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म को आप प्रोसीड कराते हैं, जिसको वो आदमी भरता है और आपके एड्रेस पते पर भेजता है। चौथा है साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है। आपका आई चेक करेगा, नाक चेक करेगा, है। आंखें तो आपको दिख रहा है कि नहीं, पता चला आपको काम पे रख लिया, तो पहले तो आपकी आंखों का इलाज करवाने का वो पूरा जिम्मेदारी उठाए। और वो पर्सनालिटी टेस्ट होता है, ठीक है। पर्सनालिटी टेस्ट करेंगे कि आपको बोलने बतियाने और बैठने सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। आपके कम्युनिकेशन लेवल कैसा है। नहीं होगा तो फिर क्या करेगा, आपको ट्रेनिंग देगा, उसको इम्प्रूव कराने का प्रयास करेगा। और फाइनल इंटरव्यू, एक होता है फाइनल इंटरव्यू, ठीक है। तो सिलेक्शन के बाद आपका फाइनल इंटरव्यू जब हो जाएगा, तो उसके बाद वो जो भी चाहे प्रक्रियाएं आपके साथ करें। फिलहाल तो यही है। इसका मतलब होता है आवेदन एवं उनकी जांच करना, ठीक है। जो आपने डॉक्यूमेंट वगैरह दिया है, सारी चीजें दी हैं, सूचनाएं हैं, ठीक है, उसको मिलाता है। अब उसके बाद अगला पॉइंट है ट्रेनिंग कराना, ठीक है। तो इसको रफ करता हूँ, ट्रेनिंग के ऊपर चलते हैं।
अब आप लोगों का इंटरव्यू हो गया, सिलेक्शन हो गया, अब इंटरव्यू की बारी आ गई है। तो चलिए इंटरव्यू देने के लिए तैयार हुए। हाँ। हाँ तो ट्रेनिंग में देखिएगा। चलिए आप लोग ट्रेनिंग पे। ट्रेनिंग का मतलब होता है प्रशिक्षण। अब प्रशिक्षण को समझने का प्रयास करते हैं कि प्रशिक्षण है क्या चीज। तो नोट करिएगा, मैं ऐसे बोल देता हूँ, थोड़ा नोट करिएगा, लिखिएगा। प्रशिक्षण व्यक्ति का ज्ञान, प्रशिक्षण व्यक्ति का ज्ञान कौशल में वृद्धि करने की प्रक्रिया है। प्रशिक्षण व्यक्ति का ज्ञान कौशल में बुद्धि का वृद्धि करने की प्रक्रिया है, जिससे व्यक्ति एक विशेष कार्य विशेष ढंग से पूर्ण कर सकता है। प्रशिक्षण व्यक्ति का ज्ञान कौशल में वृद्धि करने की प्रक्रिया है, जिससे व्यक्ति एक विशेष कार्य को विशेष ढंग से पूर्ण कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है इसी में, किसी संगठन के कार्यों, किसी संगठन के कार्यों तथा क्रियाओं के सफलतापूर्वक संपादन, कार्यों अथवा क्रियाओं के सफलतापूर्वक संपादन एवं संचालन के लिए कर्मचारियों एवं संचालन के लिए कर्मचारियों में एक विशेष प्रकार के कर्मचारियों में एक विशेष प्रकार के सैद्धांतिक ज्ञान, यानी कि प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ना, सैद्धांतिक ज्ञान योग्यता एवं कौशल की आवश्यकता पड़ती है। अतः इस प्रशिक्षण में किसी कार्य इस प्रशिक्षण में किसी कार्य को विशेष ढंग से पूर्ण कराने का शिक्षण ही, अतः इस प्रशिक्षण में किसी कार्य को विशिष्ट ढंग से पूर्ण कराने की शिक्षण या शिक्षा देना ही क्या कहलाता है? ट्रेनिंग कहलाता है। अब अगला है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के उद्देश्य क्या होता है? प्रशिक्षण के उद्देश्य। किन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उद्देश्य प्रशिक्षण दिया जाता है? ठीक है, किन उद्देश्यों को ध्यान में रख के प्रशिक्षण दिया जाता है? तो पहला पॉइंट इसमें है कर्मचारियों के विशिष्ट कार्य करने के ज्ञान में वृद्धि करना। कर्मचारियों के विशिष्ट कार्य करने के लिए कर्मचारियों को किसी कार्य को विशेष ढंग से करने के लिए उनके ज्ञान में वृद्धि करना। दूसरा पॉइंट,
दूसरा पॉइंट, श्रमिकों को सिस्टमैटिक ढंग से, श्रमिकों को पद्धतिबद्ध सिस्टमैटिक ढंग से नए कौशल प्रदान करना, सिस्टमैटिक ढंग से नए कौशल प्रदान करना जिससे वे शीघ्र ज्ञान अर्जित कर सकें, नए कौशल प्रदान करना जिससे वे शीघ्र ज्ञान अर्जित कर सकें। ठीक है, जैसे कुछ चीजें होती हैं थ्योरेटिकल, उसको समझाया जाता है, उसके प्रिंसिपल नियम कायदे समझाए जाते हैं। ठीक है, उतनी बात तक तो ठीक है, लेकिन उसको उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें अप्लाई कैसे करना है, वर्क कैसे करना है, उसको कितने एंगल पे सेट करना है, जब तक उसको प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाया जाएगा और उसको उस काम के प्रति कोई वीडियो वगैरह, वीडियो लेक्चर के माध्यम से भी तो प्रदर्शित किया जा सकता है कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से खोलते हैं, यहाँ से स्क्रू है, यहाँ इसका पिन है ना, लेफ्ट राइट अप डाउन जैसे भी हो, और इस बॉक्स को ऐसे खोलते हैं, इस इक्विपमेंट को ऐसे रीओपन करते हैं, तो सारी चीजें, और असेंबल कैसे की जाती है, सारी चीजों का वीडियो लेक्चर के माध्यम से उनको रिप्रेजेंट करना। ठीक है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास तो ट्रेनर जाके बता तो नहीं पाएगा, हर व्यक्ति को अलग अलग बुला के तो नहीं बता पाएगा, तो उसको वीडियो लेक्चर के माध्यम से उसको बताया जा सकता है। फिर उसके बाद जब वर्कर काम करते हैं तो वो उस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद उनके अंदर आइडिया आ जाता है। बाकी अगर कोई समस्या आती है तो बाकी ट्रेनर तो है ही आपके साथ, वो आपको ट्रेन करेंगे। तो 2 पॉइंट आपके पास हो गए। और तीसरा पॉइंट है श्रमिकों को सिस्टमेटिक ढंग से नए कौशल प्रदान करना जिससे वे शीघ्र ज्ञान अर्जित कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है श्रमिकों को इस योग्य विकसित करना, श्रमिकों को इस योग्य विकसित करना जिससे वे, श्रमिकों को इस योग्य विकसित करना जिससे कि वे मटेरियल्स, मशीन एंड टूल्स, मटेरियल, मशीन एंड टूल्स तथा अन्य डॉक्यूमेंट का उपयोग दक्षतापूर्वक कर सकें, डॉक्यूमेंट का उपयोग दक्षतापूर्वक कर सकें और दक्षतापूर्वक कर सकें और मटेरियल्स तथा, और मटेरियल्स तथा और मटेरियल्स तथा समय की हानि को या समय की हानि की जांच कर सकें, समय हानि की जांच कर सकें। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, हेडिंग है ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी। ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी का मतलब होता है रणनीतियां करना। ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी में क्या होता है, बहुत सारी तकनीकें अपनाई जाती हैं। IES जोड़ लीजिए, रणनीतियां, ठीक है। प्रशिक्षण, या प्रशिक्षण के तरीके जो होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें अपनाई जाती हैं। पहला है प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को चिन्हित करना, प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को चिन्हित करना, क्या करना, प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को चिन्हित करना, मार्क करना, ठीक है। और दूसरा है प्रशिक्षण उद्देश्य का विकास करना, प्रशिक्षण उद्देश्य का विकास करना, लिखिएगा, प्रशिक्षण उद्देश्य का विकास करना, ठीक है। प्रशिक्षण उद्देश्य का
विकास करना। और तीसरा पॉइंट है विभागाध्यक्ष से वार्तालाप के पश्चात, विभागाध्यक्ष से वार्तालाप के पश्चात, विभागाध्यक्ष से वार्तालाप के पश्चात, मैं जो बोल रहा हूँ फिलहाल वही लिखिएगा, ठीक है। बाकी जब मैं कहूँगा तब ब्लैक बोर्ड से आप उतारिएगा, अभी फिलहाल जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखिएगा। विभागाध्यक्ष से वार्तालाप करना और उसके बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, उसके बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना। विभागाध्यक्ष से बात करना, उसके बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसके बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। अब आगे लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट इसी में है प्रशिक्षण के लिए सूचनाएं तैयार करना, प्रशिक्षण के लिए सूचनाएं तैयार करना, प्रशिक्षण के लिए सूचनाएं तैयार करना, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है प्रशिक्षण के परिणामों का मूल्यांकन करना, प्रशिक्षण के परिणामों का मूल्यांकन करना, प्रशिक्षण के परिणामों का मूल्यांकन करना, ठीक है। अब उसके बाद नीचे एक हेडिंग डाल दीजिएगा या तो उसी में ब्लैक पेन से एक मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। और लिखिएगा उसी के अंदर, ये जो ब्लैक बोर्ड पे मैंने लिखा है ये चीज उतारनी है, ठीक है। तो लिख सकते हैं आप स्ट्रेटेजी एंड टेक्निक्स, हाँ डाल लीजिए, हेडिंग ही डाल लीजिए स्ट्रेटेजी एंड टेक्निक्स, स्ट्रेटेजी एंड टेक्निक्स, स्ट्रेटेजी एंड टेक्निक्स, हेडिंग में ऊपर लिखा हूँ स्ट्रेटेजीज एंड टेक्निक्स, यहाँ पे बढ़ा लीजिए एंड टेक्निक्स। इसमें क्या होता है, इसमें 3-4 पॉइंट कहे गए हैं। पहला है जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, जॉब से संबंधित सूचनात्मक ट्रेनिंग, है ना, कि जॉब में क्या करना है, कैसे करना है, उनको सूचना देना, ठीक है। कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री में क्या काम होता है, क्या काम कैसे करना है, समय कितने बजे है, और अगर उन सारी चीजों से संबंधित कोई समस्या आती है तो कैसे कैसे क्या करना है, ये हो गया। और प्रोग्राम डेवलपमेंट ट्रेनिंग, ठीक है, प्रोग्राम डेवलपमेंट ट्रेनिंग। और तीसरा है जॉब मेथड ट्रेनिंग, ठीक है, जॉब से संबंधित। और प्रोग्राम का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे अप्लाई करना है, उससे संबंधित ट्रेनिंग है। और ट्रेनिंग रिलेशन, ट्रेनिंग रिलेशन ट्रेनिंग, ट्रेनियों के बीच में जो ट्रेनी जो होते हैं, जो अपन प्रशिक्षु होते हैं, उनके बीच में कैसा रिलेशन रखना है, कैसे काम लेना है, कैसे काम करना है मित्रवत भाव से, इसके बारे में है ना। और लास्ट वाला जो पॉइंट था उसमें 2 बातें और हैं, बस लिख लीजिए और ये आपका लेक्चर यहीं पे समाप्त करता हूँ। चौथे पॉइंट के नीचे होगा सम अदर इम्पोर्टेंट टेक्निक, सम अदर इम्पोर्टेंट टेक्निक, इम्पोर्टेंट टेक्निक, ठीक है। और अदर इम्पोर्टेंट टेक्निक में क्या है, लिखिएगा टाइम शेड्यूल, टाइम टाइम शेड्यूल, टाइम शेड्यूल, समय सारणी। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है अप टू डेट, अप टू डेट, अप टू डेट मतलब एकदम परफेक्ट, है ना, अप टू डेट। और कंप्लीट, कंप्लीट डिमॉन्स्ट्रेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है
प्रदर्शन करना मतलब रिजल्ट देना है ना। जैसे कहा कि वो बच्चा का प्रदर्शन अच्छा था, भाला अच्छा फेंका, रेस में ऐसे दौड़ा, वैसे दौड़ा, ठीक है। लिखते जाइएगा। और दो चीज और है, बस काम खत्म हो गया। अटेंडेंस ऑन ड्यूटीज, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, सबने नोट कर लिया होगा। अटेंशन ऑन ड्यूटी, अटेंशन मतलब सावधान रहना, अटेंशन ऑन ड्यूटीज। और इंडिपेंडेंट डिसीजन, इंडिपेंडेंट डिसीजन, इंडिपेंडेंट डिसीजन यानी स्वतंत्र निर्णय लेने में समर्थ हो। और पर्सनल, पर्सनल टच, टच का मतलब एक दूसरे के बीच में संबंध अच्छे हो और सूचनाओं का आदान प्रदान के लिए हेजिटेशन न हो। और बस साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड। बस आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। बाकी अगले लेक्चर में हम आगे चलेंगे। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। क्या हुआ? ठीक है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, समवन टॉक। हाँ, तो आज का लेक्चर कुछ समझ में आया? मजा आ रहा है ना? ओके, ठीक है। और साथ में लिखने में कोई दिक्कत परेशानी? ओके, थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आज की क्लास यहीं तक है, फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा।